आइए अब पढ़ते हैं अध्याय 12 का भाग 5। भाग 4 आपने पढ़ लिया, जिसमें आपको आणविक निदान के बारे में बताया गया, एलाइजा के बारे में बताया गया, पीसीआर के बारे में बताया गया, मॉलिक्यूलर प्रोब के बारे में बताया गया। अब हम पढ़ेंगे भाग 5 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, जो कि है पारजीनी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो भाग 5 के टॉपिक को शुरू करने से पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे भाग 4 में, उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में किस प्रकार के प्रोब का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एंटीबॉडी। दूसरा पूछा गया था साउदर्न ब्लॉटिंग में किस प्रकार के प्रोब का प्रयोग किया जाता है, तो साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए प्रोब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में किस प्रकार के प्रोब का प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में आरएनए प्रोब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्राइमर और प्रोब में क्या अंतर होता है, तो प्राइमर और प्रोब दोनों ही शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, यानी 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती हैं, किंतु प्रोब में एक खास बात होती है कि प्रोब में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो या तो रेडियो या नॉन रेडियो लेबल्ड होते हैं, यानी प्रोब में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित जो तत्व हैं वो या तो रेडियो या गैर रेडियो एक्टिव तत्व से चिन्हित होते हैं, जबकि प्राइमर में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड सामान्य प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि एचआईवी के संक्रमण को पहचानने के लिए कौन सा विधि सर्वोत्तम होता है, तो एचआईवी की डिटेक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा सामान्यतया उपयोग में लाई जाती है वो है पीसीआर विधि, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा ज़्यादातर हम एचआईवी का डिटेक्शन करते हैं। अब आते भाग 5 के टॉपिक पर, जो कि है पारजीनी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और इनके क्या उपयोग होते हैं। पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देखिए शब्द से क्लियर है कि पारजीनी या ट्रांसजेनिक, आप ट्रांस अलग कर लीजिए और जेनिक शब्द अलग कर लीजिए। ऐसे एनिमल्स जिनमें किसी दूसरे जीव का जीन हम इंजेक्ट करते हैं, यानी कोई जीव है या जंतु कहेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जंतु कहेंगे, जंतु है, उस जंतु में हमने विजातीय जीन प्रवेश करा दिया। कोई सामान्य जंतु है, उसमें हम किसी दूसरे जंतु का विजातीय जीन जो इस जंतु में नहीं पाया जाता उसे हम प्रवेश करा देते हैं, तो ये जंतु पारजीनी जंतु कहलाता है। ऐसा हम कर सकते हैं किसकी मदद से, पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। यानी पारजीनी जंतु वे जंतु हैं जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन यानी फॉरेन जीन कहिए या एलियन जीन कहिए, फॉरेन जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किए गए हैं। ठीक है, पारजीनी जंतु कौन से जंतु कहलाते हैं, ऐसे जंतु जिनमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किए गए हैं। समझ में आया कि एक कोई जंतु है, मान लेते हैं कि कोई जंतु है जिसमें चलिए मानव हित में आपको बताते हैं, मानव में होने वाला एक रोग जिसका नाम है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के निदान के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन।
अब हम चाहते हैं कि ये प्रोटीन किसी ऐसे जंतु में बनने लगे और उस जंतु से हम इस प्रोटीन को निकाल कर ऐसे मनुष्य जिनको एम्फाइसीमा है उनके रोग का उपचार हम कर सकें। तो सामान्य जंतु जो होता है उनमें ये प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन कौन सा है, उस जीन को ले जाकर हम इस जंतु में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए अब इस जंतु में विजातीय जीन आ गया जो एक ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है जिनकी ना तो इनको ज़रूरत है और ना इनमें बनता है। हमने ज़बरदस्ती एक जीन लाकर इस जंतु में ट्रांसफ़र कर दिया और अब इस जंतु में अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन होने लगा और इस जंतु से हम इस प्रोटीन को प्राप्त करते रहते हैं। अब ये जंतु सामान्य जंतु नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पारजीनी जंतु, क्योंकि ऐसा जंतु हो गया जिसमें दूसरे किसी जंतु का जीन उपस्थित है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। किसी दूसरे जीव का जब हम जीन किसी जंतु में लाइगेट कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं तो उसे हम पारजीनी जंतु कहते हैं। ये हो गया पारजीनी जंतु के बारे में थोड़ी सी बात है। अब ट्रांसजेनिक जंतु में कौन कौन से जंतु आ सकते हैं? तो अभी तक अगर आप देखें तो ट्रांसजेनिक जंतु बनाए गए हैं चूहे, सूअर, खरगोश, भेड़, गाय व मछलियाँ। अभी तक इतने जंतुओं को हम पारजीनी जंतु के रूप में बना चुके हैं। और अगर आप देखें तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा पारजीनी जंतु बने हैं चूहे के। पारजीनी जंतु सबसे अधिक किसके बनाए गए? चूहे के। लगभग 95% अभी तक जितने भी पारजीनी जंतु हैं उनमें 95% पारजीनी जंतु चूहे ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चूहे में किसी भी जीन को इंसर्ट कराना और उनमें लक्षणों का अध्ययन करना आसान है। छोटा जीव है, काफ़ी कम जीवन काल होता है और उसमें इनका अध्ययन करना आसान होता है, इस वजह से हम चूहे को सिलेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि पारजीनी जंतु में जो सबसे ज़्यादा पारजीनी जंतु हैं वो है चूहे। चूहे के ऊपर ही हम वैक्सीन सेफ्टी का टेस्ट कराते हैं पारजीनी चूहा बनाकर। पारजीनी चूहा बनाकर हम विषैले पदार्थों का टेस्ट करते हैं कि उनमें क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। कोई जीन है, हम देखना चाहते हैं कि उस जीन का क्या प्रभाव पड़ता है या उस जीन के अल्ट्रेशन से कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम पारजीनी चूहे में करते हैं। तो यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक जंतु, फिर आगे लिखेंगे चूहे, सूअर, खरगोश, भेड़, गाय, मछलियाँ आदि तैयार की जा चुकी हैं। फिर आगे लिखेंगे अब तक तैयार की गई ट्रांसजेनिक जंतुओं में सबसे अधिक पारजीनी जंतु के रूप में चूहे बनाए गए हैं जो लगभग 95% है। अब देखिए इन सभी जंतुओं को बनाने का उद्देश्य क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनका उपयोग क्या है। सामान्य रूप से अगर देखें तो मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो अपने हित के लिए करता है। तो मानव ट्रांसजेनिक जंतुओं को इसी उद्देश्य से बनाता है कि वो मानव के लिए हितकर हों। अब हित के लिए क्या है, हम ऐसे पारजीनी गाय बना दें जिनमें दूध की गुणवत्ता अच्छी हो, उत्पादन अधिक हो। भेड़, सूअर, इन सभी को इस तरह से बनाया जाए कि इनमें मांस का उत्पादन अधिक हो, या ऐसे भेड़ का विकास किया जाए जिनमें ऊन की मात्रा अधिक हो। तो ये सब लक्ष्य होते हैं और इसी लक्ष्य को प्राप्त करना पारजीनी जंतु के द्वारा सफल हो पाया है और इसे हम कहते हैं आणविक खेती। आणविक खेती, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, यानी मानव हित के लिए अधिक दुग्ध उत्पादन, अधिक मांस उत्पादन, अंडे उत्पादन, ऊन उत्पादन के लिए पारजीनी जंतुओं का निर्माण आणविक खेती यानी मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे पारजीनी जंतुओं का उपयोग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग पारजीनी
जंतुओं का उपयोग। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य शरीर क्रिया व विकास का अध्ययन, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट हमें देखना है कि कौन सा जीन क्या कार्य करता है। हम उस जीन के अभाव में देखेंगे कि उसका क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि सामान्य शरीर क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। जैसे मान लेते हैं कोई जीन है, हमें पता करना है कि इस जीन के अभाव में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें ये जानना है कि किसी भी जीन का अगर अभाव है शरीर में तो उससे उस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं देख सकते हैं कि हम किसी जंतु में, मान लेते हैं कोई जंतु है, इसमें हम डायरेक्ट ये देख लें, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट देख लें कि इस जीन का ये प्रभाव जंतु पर पड़ता है, क्योंकि किसी भी जंतु में बहुत सारे जीन होते हैं। अगर आप देखें मनुष्य में भी तो बहुत हज़ारों जीन हैं, तो हज़ारों जीन का अपना अपना इफ़ेक्ट होता है। अब हम डायरेक्ट शरीर को देखकर या शरीर के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके हम ये नहीं बता सकते कि इस जीन के कारण इस जंतु में ये प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कि जब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं विभिन्न प्रकार के जीन के द्वारा रेगुलेट होती हैं, तो हम किसी एक जीन के प्रभाव को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्या पता वो प्रभाव किस जीन की वजह से हो रहा है। लेकिन हम एक तरीका है, अगर हम उस जीन को रोक दें, किसी भी जीन को अगर हम रोक देते हैं, मान लो कोई जीन है, अगर हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ये कार्य ना करे, तो इसके अभाव में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पता चल जाएगा। अगर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पता चल जाता है तो उससे उस जीन का इम्पोर्टेंस भी तो पता चल गया। जैसे मान लेते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यानी विकास, शरीर के विकास में एक ऐसा फैक्टर जो इंसुलिन की तरह होता है, उसको बनाने वाला जो जीन है वो शरीर में पाया जा रहा। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें किसी भी जीव में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वाला जीन प्रेजेंट है, और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वाला जो जीन है वो उसके शरीर में क्या बनाएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाएगा। और उसकी जो ग्रोथ होगी वो सामान्य रूप से होगी, सामान्य रूप से उसकी ग्रोथ होगी। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। किसी भी जीव में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन प्रेजेंट है और उससे बनता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो उस जीव में सामान्य तरीके से वृद्धि होगी यानी ग्रोथ होगी। अब हम क्या करें, हमें ये पता करना है कि आखिर ये किस प्रकार से ग्रोथ में सहायक होता है। तो हम क्या करें कि इस जीन को अगर हम साइलेंट कर दें, रोक दें, और इससे बनने वाला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तब नहीं बनेगा, तो उससे उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका हम अध्ययन कर लेंगे। और जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसका इम्पोर्टेंस हुआ, इन्हीं का तो इम्पोर्टेंस हुआ। यानी हमें जीन का क्या उपयोग है वो हमें पता चल जाएगा। यानी हम क्या करते हैं कि कोई इंसुलिन, कोई जीव है उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर बनाने वाला जीन है। इस जीन को हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ
introduction of an alien gene that alter the formation of this factor। ध्यान से समझिएगा, अभी ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है किसी एक जीव का, किसी एक जंतु में ऐसे सामान्य रूप से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जब उसमें जीन उपस्थित होता है तब सामान्य वृद्धि होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक पारजीनी जंतु बना रहे हैं, पारजीनी जंतु बना रहे हैं। अब इस जंतु में हम क्या कर दिए, एक ऐसे एलियन जीन को प्रवेश करा दिए जो दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, जो इस जीन को साइलेंट कर देता है और इस जीन से बनने वाला जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो उस जीव में बनने नहीं देता। यानी ये ऑर्गेनिज्म है जो क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। अब चूंकि ये जीन क्या कर रहा है, इस जीन के प्रभाव को रोक दे रहा है, तो क्या होगा, स्टॉप्स प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप्स प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब जो वृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, हम उसको डिटेक्ट करेंगे, मेज़र करेंगे कि इस ग्रोथ में, इस विकास में क्या प्रभाव पड़ रहा है जब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर शरीर में नहीं बन रहा। समझ में आया? तो ये पहला एक उपयोग है पारजीनी जंतु का कि सामान्य शरीर क्रिया और विकास का अध्ययन करना, कि किसी भी जीव में सामान्य शरीर क्रिया हो रही है तो अगर उस शरीर क्रिया पर को संचालित करने के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसका पता हम तब लगाते हैं जब उस जीन को साइलेंट कर देते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं कि उस जीन की कमी से उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बताया कि कोई जीव है, उसमें इंसुलिन बनाने वाला, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन जैसा वृद्धि कारक बनाने वाला जीन है, तो वो जीन इंसुलिन जैसा वृद्धि कारक बनाता है और उसके शरीर में सामान्य वृद्धि होती है। हम चाहते हैं कि इस जीन का कार्य देखना कि आखिर इसका कार्य क्या है विकास में, तो हम इस जीन के प्रभाव को रोक देंगे। अब इस जब जीन को हम साइलेंट कर देंगे तो इससे बनने वाला जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी नहीं बनेगा, और इसके अभाव में देखेंगे कि विकास में क्या परिवर्तन आया, सामान्य विकास और इन विकास में क्या परिवर्तन आया। मान लेते हैं कि इसके ग्रोथ में जो सामान्य रूप से है उसमें लंबाई बहुत अधिक थी, किसकी वजह से हमें नहीं पता। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें बाल अधिक उग रहे थे। ठीक है, तो अब जब हमने इस ऑर्गेनिज्म में ये जीन साइलेंट कर दिया, अब ये जीन ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नहीं बना रहा, तो हम देखेंगे कि इसके ग्रोथ यानी विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम देखेंगे कि इसकी लंबाई बहुत अधिक है, यानी इस जीन का कोई भी रिलेशन लंबाई से नहीं है। लेकिन देखेंगे कि बाल बहुत कम है, यानी ऐसा है नहीं, इस जीन की वजह से ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। ये तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम सामान्य रूप से किसी जंतु में देखें तो लंबाई बहुत अधिक है, बाल अधिक उग रहे हैं, सामान्य जंतु हैं। अब इसमें हमने ये जीन साइलेंट कर दिया तो हमें हो सकता है ये सामान्य मिले, लंबाई बहुत अधिक हो रही है लेकिन बाल बहुत कम हो रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा ये जीन किसके लिए था, ये जीन विकास में शरीर पर बाल अधिक उगने के लिए था। तो इससे हमें जीन का कार्य पता चल जाता है। बस ये है पहला चरण पारजीनी जंतुओं के उपयोग में कि सामान्य शरीर क्रिया और विकास के अध्ययन करने में सहायक होता है। अब आता है दूसरा पारजीनी जंतु का महत्व। आइए देखते हैं।
रोगों का अध्ययन, टू स्टडी डिजीजेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे ट्रांसजेनिक जंतु बनाएंगे, उन ट्रांसजेनिक जंतु में मानव में होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं कि कैंसर रोग का हमें अध्ययन करना है, कैंसर रोग कैसे, कौन से जीन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, या जीन में क्या गड़बड़ी होती है ये हमें देखना है। हमें ट्रीट करना है कि कैंसर को कैसे सही किया जा सकता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का प्रयोग देखेंगे। तो इन ड्रग्स का प्रयोग सीधे मनुष्य में नहीं किया जाता, इनका सबसे पहले हम जानवरों में प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतु रोगों के अध्ययन के लिए कैसे बनाए जाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर डिजीज। ठीक है, किसी एक रोग के लिए हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल बना देते हैं। मान लो कि हमने इसको बना दिया एड्स संक्रमित, ठीक है, या कैंसर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस कैंसर का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, या एड्स का इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है इस एनिमल में। एक तो ये अध्ययन कर सकते हैं, रोग का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, वेरियस ड्रग्स आर यूज्ड टू चेक देयर इफिकेसी। मतलब हम ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे जिसमें कोई रोग हो, और फिर हम उस रोग का अध्ययन करेंगे उस एनिमल में। फिर हम उस रोग को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रग्स देंगे कि किस ड्रग से वो रोग सही तरीके से ठीक हो जाता है। और जब हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि किसी एक सामान्य ड्रग के द्वारा ये ठीक हो गया, और तब हमें क्या मिलता है? अल्टीमेटली गेट बेटर थेरेपी। समझ आया? रोगों के अध्ययन के लिए पारजीनी जंतु को बनाया जाता है। ऐसे एनिमल्स बनाए जाते हैं जिनमें मानव से संबंधित रोग हों, या रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है और उस एनिमल में रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर हम उस एनिमल में, उस जंतु में, पारजीनी जंतु में विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग करेंगे। जो उपस्थित हैं औषधियाँ उनका नहीं, नए नए औषधियों का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कि जो अभी उपस्थित औषधियाँ हैं उनसे भी बेटर ड्रग्स मिल सकते हैं कि नहीं। तो विभिन्न प्रकार के औषधियों का उन पर प्रयोग किया जाता है, और धीरे धीरे प्रयोग करते करते हमें एक ऐसा थेरेपी मिलता है जिससे हम उस रोग को पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं, यानी अल्टीमेटली गेट बेटर थेरेपी। ये था दूसरा प्रयोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। अब हम देखेंगे तीसरा प्रयोग, जैविक उत्पाद। टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मानव हित से संबंधित जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए भी हम पारजीनी जंतु का बनाते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था कि ह्यूमन्स में होने वाला एक रोग जिसका नाम है एम्फाइसीमा। अब इस रोग के उपचार के लिए हमें एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है इसको बनाने वाला जीन कौन सा है, और उस जीन को हम क्या करेंगे, उस जीन को किसी जंतु में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब हम कोई बाहरी विजातीय जीन किसी जंतु में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या कहलाता है? पारजीनी जंतु। और इस प्रकार से हम पारजीनी जंतु बनाते हैं, और अब ये जीन इस जंतु में किसका फॉर्मेशन करने लगेगा? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करने लगेगा। और इस प्रकार से हम पारजीनी जंतु के द्वारा जैविक उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं।
अब इसी प्रकार से जैसे एम्फाइसीमा के उपचार के लिए हमने एक प्रोटीन बनाया, उसी प्रकार से फिनाइलकीटोन्यूरिया से संबंधित जो कारक होते हैं उनके उत्पादन के लिए भी हम पारजीनी जंतु बना सकते हैं। एक और रोग जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस से संबंधित जो कारक होता है उसके उत्पादन के लिए भी हम पारजीनी जंतु बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया तीसरा प्रयोग पारजीनी जंतु का कि किसी भी जैविक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य के लिए लाभकारी हो। फिर देखेंगे चौथा शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें, इसी में जैविक उत्पाद में ही सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई, ट्रांसजेनिक गाय बनाया गया 1977 में, जिसका नाम रखा गया रोजी गाय। ठीक है, रोजी गाय। अब इस रोजी गाय में हमने एक ऐसा जीन इंसर्ट किया जो मानव प्रोटीन बनाती है। उस मानव प्रोटीन का नाम था अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। सामान्य जो गाय होती हैं, जो सामान्य गाय हैं, अगर आप उनके दूध में देखें तो उसके दूध में प्रोटीन होता है केसीन। हमने एक सामान्य गाय में एक मानव प्रोटीन उत्पादन करने वाले जीन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मानव प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, इस जीन को इंसर्ट कर दिया और उससे एक ट्रांसजेनिक गाय बनाया जिसका नाम है रोजी। हमने पाया कि अब इसके दूध में मानव प्रोटीन उपस्थित था जिसका नाम है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, और इसकी मात्रा लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर पाया गया। ये अच्छी खोज थी, यानी कि मानव प्रोटीन मानव के वृद्धि विकास के लिए बहुत आवश्यक है, जो सामान्य गाय के दूध में उपस्थित नहीं होता। तो अब हमने एक ऐसे जीन को इंसर्ट किया जो अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन का संश्लेषण करता है, उससे हम ऐसी गाय का फॉर्मेशन किए जिससे उसके दूध में मानव प्रोटीन उपस्थित होने लगा। यानी कहीं ना कहीं वो जीन उस गाय में इस प्रोटीन को बनाने लगा और वो प्रोटीन गाय के दूध में उपस्थित हुआ। इस प्रकार से मानव के हित में हमने एक ऐसे गाय का विकास किया जिसमें उपस्थित जिससे उत्पादित दूध में मानव प्रोटीन है और जिससे मानव के विकास में सहायता मिलती है। ठीक, ये था जैविक उत्पाद में। मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स बताएं। एक एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन चाहिए होता है, जिसके लिए हमने एक ऐसे पारजीनी जंतु का निर्माण किया जिसमें ये प्रोटीन बनने लगा और उस प्रोटीन का निकालकर हम एम्फाइसीमा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने मानव हित के लिए ट्रांसजेनिक गाय बनाया जिसका नाम रोजी रखा गया। उस गाय में हमने एक ऐसे जीन का समावेश किया जो मानव प्रोटीन बनाती थी और फिर उस गाय में भी मानव प्रोटीन का संश्लेषण होने लगा और उसके गाय के दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया गया उस दूध में, जिसकी मात्रा 2.4 ग्राम पर लीटर थी। अब आते हैं हम चौथा कार्य देखते हैं, टीका सुरक्षा, वैक्सीन सेफ्टी। किसी भी रोग से निपटने के लिए हम जो वैक्सीन बनाते हैं उसका सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ट्रांसजेनिक जंतु पर ही, कि उस जो टीका है, उस वैक्सीन है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट उस एनिमल पर पड़ता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ता है तो हम उसे मनुष्य में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो टीका सामान्य लक्षण प्रदर्शित कर रहा है पारजीनी जंतु में तो हम उसका आगे मनुष्य में प्रयोग कर सकते हैं। यानी टीके की सुरक्षा देखी जाती है और उस सुरक्षा को किसके साथ हम प्रयोग करते हैं, पारजीनी जंतु जिनमें हम टीके का टेस्ट करते हैं उसको उसी हिसाब से बनाया जाता है कि वो टीके के लिए संवेदनशील हो। यानी टीके का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर जरा सा भी इफ़ेक्ट पड़ना हो तो उसके लिए वो संवेदनशील होता है, अगर जरा सा भी इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उसमें लक्षण प्रदर्शित होने लगेगा। तो टीके की सुरक्षा के लिए भी हम पारजीनी जंतु का प्रयोग करते हैं। दूसरा, रसायनों के परीक्षण के लिए, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग।
सेम इसी तरीके से जैसे टीके का हम सुरक्षा देखते हैं ना कि टीका सेफ है कि नहीं है मानव के प्रयोग के लिए, उसी प्रकार से हम किसी भी रासायनिक पदार्थ की भी हम टेस्ट करते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ है, या चाहे उस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग ड्रग्स बनाने में ही क्यों ना किया जाता हो, औषधि बनाने में क्यों ना किया जाता हो, तो उसका हम सबसे पहले प्रयोग देखेंगे पारजीनी जंतु पर कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम उसे आगे मनुष्य में प्रयोग नहीं करेंगे। तो रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए भी जो पारजीनी जंतु बनाए जाते हैं वो भी उस रासायनिक पदार्थ के लिए क्या बनाए जाते हैं, संवेदनशील बनाए जाते हैं। यानी कि अगर उस रासायनिक पदार्थ को उस पारजीनी जंतु में हम ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी माध्यम से ओरली अगर हम उसे देते हैं तो हम जरा सा भी अगर कोई रासायनिक पदार्थ का कोई भी दुष्प्रभाव होगा तो वो उसमें लक्षण प्रदर्शित होने लगता है, क्योंकि हमने उसको सेंसिटिव बनाया है। यानी किसी भी विषैले पदार्थ को अगर हम टेस्ट करते हैं तो पारजीनी जंतु में टेस्ट करते हैं, कोई भी विषैला पदार्थ है, और उस विषैले पदार्थ के लिए वो पारजीनी जंतु संवेदनशील बनाए जाते हैं, जिससे जरा सा भी जो दुष्प्रभाव हो उसका लक्षण उसमें दिखने लगे। ऐसा ना हो कि मान लो कि कोई जंतु है तो उसकी अपनी भी प्रतिरक्षा तंत्र होती है ना, इम्यूनिटी कार्य करती है, तो अब ऐसा ना हो कि हम उस विषैले पदार्थ को डाल लें उसके शरीर में, जंतु के शरीर में, और वो जंतु के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र ज़्यादा विकसित था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा थोड़े ना करेंगे। देखिए सामान्य जंतु अगर हम देखें, हम यही प्रयोग सामान्य जंतु में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सामान्य जंतु में उसकी खुद की प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करती है। अब हमें पता नहीं किसकी प्रतिरक्षा तंत्र कितनी ज़्यादा है। मान लो कि किसी जंतु में प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा थी, अब हमने इसमें रासायनिक पदार्थ का परीक्षण किया, इस रासायनिक पदार्थ का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इसकी प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी थी। पता चला कि हम इस रासायनिक पदार्थ को मनुष्य में दे दिए, अब मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो क्या होगा, मनुष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सामान्य जंतु का प्रयोग नहीं करते किसी भी रासायनिक पदार्थ या किसी भी टीके की सुरक्षा की जांच के लिए। हम क्या करते हैं, इस रासायनिक पदार्थ जिसका भी हमें टेस्ट करना है उसके प्रति संवेदनशील जंतु का निर्माण करते हैं, संवेदनशील पारजीनी जंतु। यानी अगर इस केमिकल का हमको टेस्ट करना है तो हम कोई ऐसा जीन इसके जंतु के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे जो इस जो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर दे, कम कर दे, यानी इस रासायनिक पदार्थ से इसको संवेदनशील बना दे। अब जरा सा भी अगर हम रासायनिक पदार्थ इसमें देते हैं, अगर मान लो कि वो विषैला नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जरा भी विषैला है तो पहली बात तो इसका हमने पहले ही इसके प्रति संवेदनशील बनाया है, जरा सा भी विषैला होगा तो जंतु में लक्षण प्रकट होने लगेगा। बस यही होता है सामान्य जंतु का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं और पारजीनी जंतु का क्यों प्रयोग करते हैं का कारण। तो आपने आज के टॉपिक में जाना पारजीनी जंतु क्या होता है, पारजीनी जंतु का उपयोग क्या क्या है। पारजीनी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा हम वांछित गुण के जीन को प्रवेश कराकर बनाते हैं मानव हित के लिए। तो आपने सारी चीज़ें समझा कि पारजीनी जंतु का उपयोग क्या है, सामान्य शरीर क्रिया व विकास का अध्ययन करना। किसी भी जंतु में हम देखना चाहते हैं कि उसके शरीर की क्रिया किस प्रकार सामान्य रूप से संचालित होती है, क्या कौन से जीन किस कार्य के लिए हैं, उनके विकास पर उन जीन का क्या प्रभाव पड़ता है। जिसके एग्जांपल आपको मैंने दिया कि अगर हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जीन को साइलेंट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका उपयोग क्या है शरीर में। रोगों का अध्ययन करते हैं, किसी भी जंतु को हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं उस विशेष रोग के लिए जिनका हमें अध्ययन करना है, और फिर हम उस पर विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग करते हैं और फिर हमें प्राप्त होता है एक ऐसी थेरेपी जो अल्टीमेटली इसको बेटर क्योर कर सके। तीसरा, जैविक उत्पाद के लिए मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ तैयार करने के लिए हम ऐसे जंतु का निर्माण करते हैं जिनमें वांछित लक्षण या वांछित उत्पाद उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने ट्रांसजेनिक गाय का निर्माण किया, पहला ट्रांसजेनिक गाय था रोजी, इसमें हमने मानव प्रोटीन बनाने वाले जीन को इंसर्ट कर दिया। अब हम देखें तो रोजी में मानव प्रोटीन संश्लेषित होने लगा और दुग्ध में मानव प्रोटीन की मात्रा प्राप्त हुई। टीका सुरक्षा के लिए और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए भी हम सामान्य जंतु की जगह पर पारजीनी जंतु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम उसी तरीके से उस जंतु को बनाते ही हैं कि अगर इनका थोड़ा भी साइड इफ़ेक्ट है तो तुरंत पता चल जाए। बस, तो
आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पारजीनी जंतु, और इसमें लिखेंगे पारजीनी जंतु वे जंतु हैं जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन यानी फॉरेन जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए हैं। आगे लिखेंगे ट्रांसजेनिक जंतु चूहे, सुअर, खरगोश, गाय, भेड़, मछलियाँ आदि तैयार किए जा चुके हैं। फिर आगे लिखेंगे अब तक तैयार किए गए ट्रांसजेनिक जंतुओं में सबसे अधिक लगभग 95% चूहे हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कि ट्रांसजेनिक माध्यम से अधिक मात्रा में मांस, दूध, अंडा, ऊन देने वाले जंतुओं के विकास को आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पारजीनी जंतुओं का उपयोग, और इसमें पहला हेडिंग डालेंगे सामान्य शरीर क्रिया व विकास का अध्ययन टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सामान्य शरीर क्रिया व विकास पर अध्ययन, इसमें आप लिखेंगे पारजीनी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों का नियंत्रण व इनका शरीर के विकास व सामान्य क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। उदाहरण के लिए विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन करना, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का अध्ययन करना। इसके लिए दूसरी जाति के जीनों को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। अब उसमें आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था अभी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाता है। और उसमें नॉर्मल ग्रोथ होता है। अब हम एक ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें ये जीन साइलेंट होगा, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो जीन है उसको हम क्या करेंगे, साइलेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन gene that alter the formation of this factor। एक ऐसे जीन का समावेश कर दिए इस ऑर्गेनिज्म में जो इस फैक्टर को बनने नहीं देता, यानी स्टॉप्स प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, स्टॉप्स प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और इस प्रकार से अब जो ग्रोथ होगा उस ग्रोथ में क्या कमी है इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। और यह ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा अब, ट्रांसजेनिक। बस अब दूसरा हेडिंग डालेंगे रोगों का अध्ययन। रोगों के अध्ययन के लिए हम ट्रांसजेनिक जंतु बनाते हैं, तो लिखेंगे रोगों के अध्ययन के लिए ट्रांसजेनिक जंतु यानी टू स्टडी डिजीजेस। इसमें लिखेंगे अनेकों पारजीनी जंतु इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में किसी जीन का क्या प्रयोग है या उसकी भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है। आगे लिखेंगे यह विशिष्ट रूप से निर्मित हैं जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचार का अध्ययन किया जा सके। आगे लिखेंगे वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंजाइमा हेतु पारजीनी नमूने उपलब्ध हैं। अब उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर डिजीज लाइक एड्स, कैंसर, वेरियस ड्रग्स आर यूज्ड to check their efficacy and finally ultimately get better therapy। ठीक है, ultimately get better therapy।
फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे जैविक उत्पाद यानी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और इसमें लिखेंगे कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधियों की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बने होते हैं। आगे लिखेंगे पारजीनी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें उसी जीन का प्रवेश कराते हैं जो उस उपयोगी उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मानव प्रोटीन ब्रैकेट में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जिसका प्रयोग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जिसका प्रयोग एम्फाइसीमा के निदान में किया जाता है। आगे लिखेंगे ठीक उसी प्रकार का प्रयोग फिनाइलकीटोन्यूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान में भी किया गया है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अगले लाइन से कि वर्ष 1977 में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी का निर्माण किया गया जिनसे उत्पन्न दुग्ध में मानव प्रोटीन प्राप्त किया गया जिसकी मात्रा प्रति लीटर 2.4 ग्राम पाई गई। इस दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टीका सुरक्षा यानी वैक्सीन सेफ्टी, और इसमें लिखेंगे टीकों का मानव में प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा के लिए पारजीनी चूहों को विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए पोलियो टीके की सुरक्षा के लिए पारजीनी चूहे का प्रयोग किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रासायनिक सुरक्षा परीक्षण यानी केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, और इसमें लिखेंगे ट्रांसजेनिक जंतु को विषैले पदार्थों के लिए संवेदनशील बनाया जाता है जिससे विषैले पदार्थों का इन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। बस ये था आज का टॉपिक भाग 5 के अंतर्गत पारजीनी जंतु और पारजीनी जंतु का उपयोग। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको समझना है। और आपके एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी गई हैं वही लाइन मैंने लिखवाया है, कोई भी लाइन छूट जाता है वहाँ से आप देखकर नोट कर सकते हैं। तो बस भाग 5 का टॉपिक आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन एम्फाइसीमा के निदान में प्रयुक्त होने वाले मानव प्रोटीन का नाम क्या है। दूसरा सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी बनाई गई थी और किस सन में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ट्रांसजेनिक गाय में पाए जाने वाले मानव प्रोटीन का नाम क्या है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में दोने। बाकी के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहे बायोलॉजी चैनल सर। धन्यवाद।